अप्रैल महीने में गुजरात में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गुजरात कांग्रेस प्रभारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंचे और यहां पर उन्होंने प्रदेश की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ बैठक भी की। इस बैठक में हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों के परिणामों पर भी चिंतन हुआ है। अब गुजरात कांग्रेस का फोकस है साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर। गुजरात में हुई करारी हार और साथ ही मिशन 2027 को लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक गुजरात दौरे पे है, जहां पे उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग की। मीटिंग के अंदर जो मुद्दे हुए हैं, पूरा फोकस जो है 8 और 9 अप्रैल को होने वाले अधिवेशन पे लगाया गया है। और जिस तरह कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो पोस्टर भी दिख रहा है, संविधान जो है वो ग्रंथ से कम नहीं है, आई एम अम्बेडकर वाली जो थीम है वो थीम कांग्रेस की पूरी दिख रही है और अधिवेशन में भी ये थीम छाई हुई रहेगी, ऐसा साफ संकेत जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही जो बात की जाए तो जो नगरपालिका चुनाव, नगर निकाय चुनाव में जिस तरह की स्थिति कांग्रेस की हुई है, तो मुकुल वासनिक ने कहा कि उनके लिए बड़ा चैलेंज है और एक बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने दी है। उसको कैसे निपटना है वो हम अच्छी तरह जानते हैं और युद्ध स्तर पे काम करने की कांग्रेस को ज़रूरत है, ये बात भी खुद प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं। कई सारी चुनौतियों का मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस के साथियों को हर स्तर पर करने की आवश्यकता है और उस तरह की वो कोशिश भी लगातार करते रहे हैं। हम समझते हैं कि और भी मुस्तैदी के साथ हमको आने वाले दिनों में तैयारी करनी रहेगी। राहुल जी ने जो 2027 का लक्ष्य रखा है वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा बनकर हमारे सामने रहेगा और उसको हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं उस दिशा में हमारे हर स्तर के कार्यकर्ता, हर स्तर के नेता अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। क्या उसका असर जमीन पे होगा? क्या जो पिछले 1.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष आने के बाद कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया तो संगठन में किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, तो किस तरह से संगठन काम करेगा, कैसे जनता के बीच जाएंगे और किस तरह राहुल गांधी का जो सपना है 2027 में भाजपा को गुजरात में हराना, उसके ऊपर कांग्रेस कैसे काम करेगी, ये कई सारे सवाल है जिनके जवाब खुद कांग्रेस के प्रभारी के पास भी अभी नहीं है। देखना होगा कि अधिवेशन की तैयारियों के बीच किस तरह से कांग्रेस अपने आप को गुजरात में वापस खड़ा कर पाती है। अहमदाबाद से कैमरामैन जेमिनी व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। अब आपको सूरत लिए चलते हैं, जहां शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में 834 दुकानों वाली पूरी की पूरी मार्केट स्वाहा हो गई। आग बुझ जाने के बाद अब कारोबारी अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि किस तरह लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है, तो किसी की दुकानों में करोड़ों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो चुका है। सूरत की शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग 48 घंटे के बाद आखिरकार बुझ गई, लेकिन आग की लपटें शांत होने के बाद तबाही के निशान हर किसी को हैरान और परेशान कर रहे हैं। इस टेक्सटाइल मार्केट में 834 दुकानें हैं। बुधवार सुबह जब मार्केट में आग की लपटें भड़की तो तब तक शांत नहीं हुई जब तक पूरी मार्केट जलकर तबाह न हो गई। सूरत के शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में 48 घंटे के बाद फायर ने आग पर काबू पाया है, या ये कहें आग ने जब सब कुछ खत्म कर दिया मार्केट में, उसके बाद आग बुझ गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। ये शिव शक्ति मार्केट है जो लगातार 48 घंटे से धू कर जल रहा था। इस मार्केट के अंदर सारी दुकानें जो है लगभग सभी चपेट में आ चुकी हैं। सब कुछ यहाँ स्वाहा हो चुका है। फायर की टीम लगातार इसको बुझाने की कोशिश कर रही थी और 48 घंटे के बाद इस पर आग पर जो है काबू पाया गया है। इस मार्केट में जिन कारोबारियों की दुकानें जली हैं, अब उनके आंसू नहीं थम रहे हैं। ये कपड़ा कारोबारी गिरधारी लाल चौधरी हैं, जो पिछले 30 साल से इस मार्केट में कपड़े का कारोबार कर रहे थे। इन्होंने अपना कारोबार खड़ा करने में पूरी जिंदगी खपा दी और अब एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। 30 साल से दुकान है मेरा और मैं एक पैसा किसी का खाया नहीं और ईमानदारी से काम करता। अभी मेरे को सब रोड पे आ गए, मेरे घर पे सीसी पे लोन लेके मैं काम कर रहा था। बोलो, बाकी अभी मेरे पास कुछ नहीं पता क्या रहा क्या नहीं रहा है। बोलो, आप दुकान देखने जा पाए? नहीं, जाने नहीं दे रहे। बोलो, मेरे खुद को ये हाल है मेरा। बिल्कुल, आप थोड़ी हिम्मत रखिए। आपका नाम क्या है? शरीर में 5 बोल चौपल काम करता। 1997 से इसी शिव शक्ति कपड़ा मार्केट में दुकान चलाने वाले शैलेश भाई भी आज तक पर अपना दर्द बयां करते हुए भावुक हो गए।
उनकी दुकान में करीब 30 लाख रुपए का सामान था। दुकान का इंश्योरेंस भी नहीं है। 5017 शिव शक्ति मार्केट कावेरी फैब्रिक्स के नाम से मेरी फर्म है। 97 से मेरी फर्म चालू है रेगुलर। तो कितना नुकसान हुआ? अंदाज अभी 30 लाख का तो स्टॉक है, 25 से 30 लाख का स्टॉक है, और उगरानी जो आएगी नहीं आएगी मालूम नहीं उसका। इंश्योरेंस वगैरह नहीं है सर। अब इसी मार्केट में कपड़े का कारोबार करने वाले पुखराज पुरोहित का दर्द भी समझिए। 1994 में जब से ये कपड़ा मार्केट बना, तभी से यहाँ काम कर रहे हैं। इसी मार्केट ने इन्हें मजदूर से सेठ तक पहुँचाया। इनकी दुकानों में करीब 7 करोड़ रुपए का माल था, जो जलकर खाक हो चुका है। मैं 5 साल सिक्योरिटी हेड रहा था यहाँ का, शिव शक्ति मार्केट का, और अभी 3 साल से कमेटी का मेंबर हूँ बराबर। और मेरा नुकसान का तो अभी आपको अभी बता दिया, हाल में 6 से 7 करोड़ होगा अंदाज। अभी मैंने कैलकुलेट तो किया नहीं, अभी तो पैकिंग का टाइम था बराबर, और माल आ रहा था। अभी पेमेंट भी देना है लोगों का। जो माल मेरे पास आया है, जो जल गया, उसका पेमेंट बाकी है और मेरे को देना है व्यवहार से। बस मैं 17 वर्ष की उम्र में आया था सूरत में, आज 49 साल की उम्र हो गई मेरी। 32 साल ये शिव शक्ति मार्केट में ही था बराबर। मैं नौकरी से लगा के सेठ यही बना, और आज करोड़पति से रोडपति भी यही बना। सूरत की शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग से कारोबारी सदमे में है। कुछ कारोबारी ऐसे भी हैं जिन्होंने साल भर पहले ही यहाँ अपनी जमा पूंजी लगाकर और कर्ज तक लेकर नया कारोबार शुरू किया था। 3 दुकान मेरी है और 3 दुकान मेरे अंकल की है। अच्छा, उनका साड़ी का था और हमारा फैब्रिक का था कि एक दोनों को सपोर्ट हो जाएगा, इसलिए हम साथ में आए थे। बाकी मेरा ग्लोबल में था। 1 साल से मैं इधर शिफ्ट हुआ था, पर जो भी है सब अंदर ही था। हमारा रोजी रोटी क्या है अभी कुछ पता नहीं हमको। एक बार अंदर जावे, कुछ बचा कुचा भी हो, फाइल बिल कंप्यूटर जो भी हो, हम निकाल के एक बार देख तो लेवे क्या है। कुछ नहीं, स्टॉक तो हमको पता है कि ख़त्म हो गया हमारा। सरकार से इतना ही कहना चाहेंगे, जितने भी व्यापारी भाइयों के नुकसान हुआ है, जो वो हमारे पोटले वाले थे, पार्सल वाले थे, उनके तो रोजी रोटी वही थी कि रोज़ सुबह आते थे, रोज़ शाम को जाते थे कमा के। अब उनकी रोजी रोटी भी ख़त्म हो गई है। उन बेचारों का भी पूरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनका पूरा शिव शक्ति मार्केट ही था। अब जो भी सरकार जो भी मिले, जो भी सेवा हो सके तो करवा सकते तो हो सके। इसी मार्केट के अधिकतर कारोबारियों के पास दुकानों के इंश्योरेंस भी नहीं थे। जिनकी दुकानों के इंश्योरेंस थे, उनके कागजात भी दुकानों के साथ ही जल गए। ये आग कैसे लगी, कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच तो होती रहेगी, लेकिन यहाँ के कारोबारियों पर दुखों का जो पहाड़ टूटा है, उसका अंदाजा लगा पाना भी बेहद मुश्किल है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में लगी हुई आग को बुझाने में 48 घंटे से ज्यादा लग गए। 50,000 लीटर से ज्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ है। आग बुझाने में फायर फाइटर्स घायल भी हुए हैं। आग बुझाने के बाद कई बार सवाल ये उठे कि फायर फाइटर्स ने आज तक से बातचीत करते हुए बताया कि मार्केट की बिल्डिंग का वेंटिलेशन गलत तरीके से किया गया था, जिसकी वजह से आग बुझाने में बड़ी परेशानी आई और कारोबारियों का नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। 48 घंटे के बाद फायर ने आग पर काबू पाया है, या ये कहें आग ने जब सब कुछ खत्म कर दिया मार्केट में, उसके बाद आग बुझ गई है। फायर ऑफिसर जो लगातार यहाँ पर जुटे हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ मशक्कत हुई, क्या कुछ हुआ। किशोर भाई, ये बताइए कितने घंटे लग गए? जैसे 48 घंटे आपने बताया, 48 घंटे लग गए, कितना लीटर पानी गया होगा, कितनी मुसीबत आई? वैसे 26 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे के समथिंग फायर शुरुआत हुई थी और रात को फायर को कंट्रोल किया गया। समथिंग पानी का जो है 50 से 50 लाख लीटर का उपयोग आश्रय हुआ होगा। अच्छा, कितनी मुश्किलें आई, क्योंकि किस तरह से काम किया आपने यहाँ पे? 48 घंटे मायने रखते हैं एक कंटिन्यू काम करना। मुश्किलें तो बहुत सारी पड़ी है, जिसमें खास करके जो है जो हर एक दुकान के अंदर घिसोघिस माल पड़ा हुआ है, और जो पैसेज जो था जहाँ आने और जाने का रास्ता होता है, वहाँ पे भी बहुत सारा माल को स्टोर किया गया था। और जहाँ पे वेंटिलेशन की सुविधा जो होनी चाहिए, आप देख रहे हैं कि ऊपर वेंटिलेशन की सुविधा को ब्लॉक कर दिया गया था। इसके कारण जो धुआं बाहर निकलना चाहिए वो वही जगह से निकल नहीं रहा था, और पैसेज जो निकल रहा था, जहाँ पे फायर की एंट्री होती है वहीं से ही धुआं बाहर निकलता था। और इतना टेम्परेचर था कि वहाँ अंदर जाना बहुत ही क्रिटिकल था। तो इसमें फायर के जवान कुछ जख्मी वगैरह भी हुए? हाँ, एक जो अफसर है उसको
हाथ की हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर हुआ है और बहुत सारे जो है जवान उसको हाथ के भाव पे बहुत सारी चोट लगी हुई है। तो बिल्कुल ईश्वर पटेल को आपने सुना कि किस तरह से जो शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट है उसमें जो आग लगी थी 48 घंटे के बाद कह रहे हैं कि आग पर काबू पाया गया है। और आप देखेंगे यहाँ सब कुछ जलकर राख हो चुका है। और जैसा उन्होंने बताया कि जो पूरा डिजाइन है इसका, जहां से धुआं निकलने की जो जगह थी वो पूरा ब्लॉक किया गया है। आप देखेंगे तो ये जो बिल्डिंग को बनाने में जिस तरह से यहाँ पर लापरवाही बरती गई है उससे भी कहीं न कहीं आग बुझाने में देरी हुई है। तो सूरत के उसी शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट की तस्वीरें हैं जहां पर 48 घंटे से लगातार आग लगी हुई थी और अब उसे आग पर काबू पा लिया गया है। और अब पुलिस पूरी जांच कर रही है, इसको सर्वे किया जा रहा है कि किसी तरह का और भी तो कोई आग की चिंगारी नहीं है जिससे फिर कहीं आग लग जाए। तो फायर विभाग के अधिकारी ने आज तक से बातचीत करते हुए 48 घंटे के अंदर कम से कम 50,000 लीटर पानी का जो है इसमें इस्तेमाल हुआ हो, ऐसी भी बात कही है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। इस आग से सैकड़ों कारोबारियों ने सब कुछ गंवा दिया है। ऐसे में सूरत के कुछ बिल्डर्स ने कारोबारियों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इन बिल्डर्स ने अपनी नई बनी कपड़ा मार्केट में 1 साल तक बिना किसी किराए के दुकान देने का ऑफर दिया है। शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट के कारोबारियों की दुकानें, माल सामान सब जलकर स्वाहा हो गया। इस बीच एक बिल्डर है सूरत के जिन्होंने पीड़ित व्यापारियों के लिए ऑफर किया है, वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। निर्मल जैन नाम है इनका। निर्मल जी, क्या ऑफर है शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारियों के लिए आपकी तरफ से? शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट पिछले 36 घंटे से उसमें आग लगी हुई है और करीब 800 व्यापारियों का सब कुछ उसमें आग में स्वाह हो गया है। आज मैं राजस्थान से आया, मैंने भागीदारों से 9 बजे एक अर्जेंट मीटिंग करके ऐसा डिसीजन लिया कि हमारा नवनिर्मित जो साकेत टेक्सटाइल मार्केट में उसमें 2200 दुकानें हैं। हमने शिव शक्ति मार्केट के तमाम व्यापारियों को ऑफर किया है कि जब तक आपकी वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तब तक आप साकेत टेक्सटाइल मार्केट में 1 रुपया दिए बिना फ्री ऑफ चार्ज आपको जितनी दुकान चाहिए 200, 500, 800, 1000 दुकान तक में उनको देने के लिए हमारी सभी भागीदारों की सहमति से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं पार्टनर हूँ, निर्मल जी हमारे पार्टनर है और भी हमारे 3 पार्टनर है। हमने अर्जेंट ये मीटिंग 9 बजे बुलवाई थी और 5 पार्टनर ने, राजू भाई, चांडक, तुलसी भाई, मगनानी, पीनल भाई, निर्मल भाई और मैं खुद, हमने मीटिंग करके ऐसा सब सहमत थे, सब पार्टनर इसमें सहमत थे और एक अर्जेंट बेसिस पे 10 मिनट के अंदर ही हमने डिसीजन लिया। इसके अलावा भी हमारी कल मीटिंग है और भी हम किस तरीके से इन व्यापारियों को सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए भी हमने एक मीटिंग रखी है। और भी जो बेटर होगा वो और भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनके लिए जो बनेगा वो मदद करने के लिए। तो बिल्कुल सूरत में ये जो बिल्डर हैं, इन्होंने जो शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में जो कपड़ा कारोबारी जिनकी दुकानें हैं और जलकर राख हो गई, उनका माल सामान राख हो गया है, तो ऐसे व्यापारियों की मदद के लिए बिल्डर द्वारा 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में दुकान उन्हें रेंट पर देने के लिए बात कही है, जिसका किराया उनसे नहीं लिया जाएगा लेकिन उसको वो अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सूरत के बिल्डर द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, जो पहल की जा रही है, उसकी सराहना चहुओर हो रही है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। गुजरात के द्वारका जिले में 25 फरवरी की सुबह जब लोग महाशिवरात्रि की तैयारियों में थे तभी यहां के प्राचीन महादेव मंदिर से शिवलिंग चोरी हो गया और श्रद्धालु इस घटना से बड़े दुखी और गुस्से में नजर आए। ऐसे में पुलिस एक्शन में आई और चोरी हुए शिवलिंग के साथ 8 आरोपियों को धर दबोचा गया। लेकिन जब चोरी की असली वजह सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। ये देवभूमि द्वारिका का वही प्राचीन महादेव मंदिर है जहां से महाशिवरात्रि से ठीक 1 दिन पहले शिवलिंग चोरी हुआ था। मंदिर से शिवलिंग चोरी होने की घटना से लोगों में आक्रोश था, लिहाजा पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई। ये मंदिर अरब सागर के किनारे कल्याणपुर में बसा हुआ है। शुरुआत में पुलिस ने समुद्र में स्कूबा डाइविंग टीम को भेजकर जांच की, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने अलग अलग एंगल से जांच को आगे बढ़ाया। टेक्निकल और ह्यूमन सोर्स की मदद ली गई। पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसके जरिए पुलिस शिवलिंग चोरी करने वाले आरोपियों तक पहुंच पाई। पुलिस ने द्वारका से 500 किलोमीटर दूर साबरकांठा के हिम्मत नगर से
8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी किया गया शिवलिंग भी बरामद कर लिया है। 25 फरवरी को अर्ली मॉर्निंग हमारे यहाँ एक गांधी गांव है जहाँ पर एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। यहाँ पर दरिया किनारे एक पुराना एक भीड़ भंजन महादेव का मंदिर है। यहाँ पर जो है अर्ली मॉर्निंग कुछ अननोन लोगों ने यहाँ से खोद काम करके जो यह शिवलिंग था उसको इन्होंने चोरी कर लिया था। लगभग हमने 70 जगह जो है सीसीटीवी देखा। साथ ही साथ टेक्निकल सर्वेलेंस की, ह्यूमन सोर्स से भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर करने की ट्राई की। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो इसके लिए हमने एफएसएल को भी तात्कालिक बुलाया। डॉग स्क्वाड का भी प्रॉपर यूज किया। हमें तब आइडिया लगा कि ये लोग जो है मूल साबरकाठा हिम्मतनगर तालुका के मेली टिम्बी गांव के हैं। मेडी टिम्बा गांव तात्कालिक हमने जो है अपनी टीम यहाँ से रवाना की और हमने वहां पर जो है अब तक 8 जो इसमें आरोपी हैं उनको अटक किया है, अरेस्ट कर लिया है। उसमें मेन एक महेंद्र मकवाड़ा और एक जगत सिंह मकवाड़ा है। आरोपियों ने आखिरकार शिवलिंग चोरी क्यों किया, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये चोरी किसी लालच या संपत्ति के लिए नहीं की गई थी, बल्कि इसके पीछे एक सपना था। साबरकाठा के हिम्मतनगर में रहने वाले महेंद्र मकवाना की भतीजी को एक सपना आया था। सपने में उसे शिवलिंग घर में स्थापित करने से परिवार की प्रगति का संकेत मिला, जिसके बाद परिवार ने मंदिर से शिवलिंग चोरी करने का प्लान बनाया। परिवार के सदस्यों ने पहले मंदिर की रैकी की, फिर मौका मिलते ही उन्होंने शिवलिंग चोरी कर लिया और चोरी किए गए शिवलिंग को अपने घर में स्थापित कर लिया। शिवरात्रि का दिन था, उस दिन इसको पूरा व्यवस्थित स्थापित करके इन्होंने वहाँ पूजा विधि भी की। हमने जो ये शिवलिंग है रिकवर कर लिया है। 8 के 8 आरोपी की धरपकड़ भी हो गई है और उनके विरुद्ध जो है आगे जो लीगल प्रोसेस है रिमांड लेके हम आगे करेंगे। ये एक पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। जो मंदिर है बिल्कुल ही दरिया किनारे है। यहाँ लोगों की मूवमेंट जो है रात को शाम को इतनी ज्यादा होती नहीं है। इस हिसाब से यहाँ आसपास एकदम से सीसीटीवी भी नहीं है, बट फिर भी अपने ट्रेडिशनल पुलिसिंग के जो सारे जो बेसिक फाउंडेशंस है उन पे काम करके 48 घंटे में जो है हमने गुना डिटेक्ट कर लिया है और सब हमें इसमें जो है अच्छी सफलता मिली है। इन आरोपियों ने मंदिर से सिर्फ शिवलिंग ही चुराया था, मंदिर में रखी दूसरी कीमती वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाया। यानी आरोपियों का सिर्फ एक ही मकसद था, भीड़ भंजन महादेव मंदिर से शिवलिंग चोरी करना। द्वारिका से रजनीकांत जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 राज्यों के दौरे के आखिरी चरण में बुधवार को पहुंची गुजरात। राष्ट्रपति ने वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार किया, केवड़िया में एकता कौशल विकास केंद्र का दौरा किया और गांधीनगर में MSSU की दीक्षांत समारोह में वो शामिल भी हुई। राष्ट्रपति ने गुजरात में क्या क्या किया है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के NFSU परिसर में आगमन हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन गांधीनगर पहुंची। यहां उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी NFSU के तीसरे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान NFSU के कुल 1562 छात्रों को डिग्रियां दी गई। इनमें से 13 छात्रों को PhD की डिग्री के साथ साथ अलग अलग फैकल्टी के 36 छात्रों को गोल्ड मेडल भी दिया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों को संबोधित भी किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हृदय से बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। उच्च शिक्षा के लिए अपने फोरेंसिक साइंसेज का क्षेत्र चुना, इसके लिए मैं आप सभी विद्यार्थियों और आपके अभिभावकों को मैं बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबने लीक से हटकर अपने जिस शिक्षण और कार्य क्षेत्र का चयन किया है, इस क्षेत्र का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। आज एक और आपके औपचारिक दीक्षा शिक्षा और एक चरण का अंत हो रहा है, तो दूसरी ओर आपकी जीवन यात्रा के आगामी चरण का शुभारंभ हो रहा है। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री
भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। उन्होंने NFSU का महत्व समझाया। साथ ही बताया कि साल 2008 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए PM मोदी ने ये संस्थान शुरू किया था। आज देश के बाहर युगांडा में भी ये संस्थान चल रहा है। आदरणीय मोदी जी ऐसे दूरदर्शी नेता हैं जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर विचार, उससे निपटने की तैयारी समय से पहले ही कर लेते हैं। यह उन्हीं का विचार था कि न्यायालयिक विज्ञान क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने के लिए ऐसे संस्थान खोले जाए जिससे हमारे युवाओं को नए अवसर मिले। हमारे मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 2008 में इस संस्थान को शुरू किया था। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्मदा पहुंचकर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब शनिवार को राष्ट्रपति यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धोलावीरा का दौरा करेंगे, जो अपनी प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। गांधीनगर से अतुल तिवारी और नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो।